हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साइन विद निखिल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। तो ये टॉपिक आपका MHI 3 इग्नू का है। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड किया गया था कि सर आप इग्नू का टॉपिक MHI 3 का कुछ टॉपिक्स कवर करिए, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कवर कर रहा हूँ। और ये हिस्टोग्राफी के का टॉपिक है जो आपको UGC नेट में भी काम आएगा। जो लड़के या फिर लड़कियां जो भी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट के हिस्ट्री के लिए, वे अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनको, मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो 10 इकाइयों में सिलेबस बटा गया है, वे 10 इकाइयों में 10वां इकाई का ये पाठ है, हिस्टोरियोग्राफी। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। तो प्राचीन भारत को हम लोग को जानने के लिए कौन कौन सी वहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध थी और कैसे हमने प्राचीन इतिहास को जाना, या फिर जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है, उसके बारे में हम आज पूरा जानकारी लेंगे। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये 2 पार्टों में आएगा वीडियो। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि मैंने चाहता था कि पूरा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इतिहास जानने के संबंधी स्रोत, अब हमें पास स्रोत क्या था वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को हम मानव विकास, संस्कृति तथा सभ्यता इत्यादि के द्वारा जान सकते हैं। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास किससे जान सकते हैं? तो हमारा जो विकास हुआ मानव का, फिर संस्कृति में क्या विकास हुआ और सभ्यता में क्या विश्वास हुआ, क्या हम लोग को आगे बढ़े, उसको जानने से ही हम अपने इतिहास को जानते हैं। और आपको यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि संस्कृति जो हमारे आगे बढ़ती हुई पीढ़ी के साथ वो बढ़ता जाए, और एक सभ्यता क्या होता है कि सभ्यता एक समय के बाद वो अंत हो जाती है। जैसा कि आपका हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता एक समय के बाद वो अंत हो गया, और संस्कृति क्या है हमारे साथ, वो तो आगे तक चलते जाती है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए वह विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करता है। अब हम लोगों को अगर इतिहास जानना है तो विभिन्न स्रोतों का भी आपको हम वर्णन कर और जानना होगा। तो भारत में यूनान के एक राइटर थे जिनका आप नाम सुना होगा, हेरोडोटस, और उनकी एक पुस्तक भी थी हिस्टोरिका। ठीक है, या फिर रोमन के लिवी जैसे इतिहासकार लेखन नहीं हुआ। अब रोमन के जो एक लिवी थे, जिनका नाम लिवी था, वो एक इतिहासकार थे, उनके जैसा लेखक आज तक नहीं हुआ। ठीक है, वह काल, अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब अगर वह काल जिसके सामने हमें एक लिखित प्रमाण नहीं मिलता, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। या फिर सभ्य नहीं था कहने का मतलब जो जंगली या फिर आदि मानव के लोग थे, वे प्रागैतिहासिक काल में आ जाते थे। ठीक है, अब आद ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु यह तो वे अस्पष्ट है, या फिर उनकी गुण लिपि का अर्थ निकलना कठिन है। यह काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब आदि ऐतिहासिक काल में तो लिपि तो थी, बट हम लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर उसका कोई पहचान नहीं था। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हड़प्पा सभ्यता, उसका लिपि हम लोग को पहचानने में बहुत मुश्किल हुई थी। ठीक है, इतिहास उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिनमें मानव सभ्य बना गया। अब इतिहासकार जो भी होते हैं ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक से काल की संज्ञा किसे देते हैं? जिस समय मनुष्य सभ्य बन गए थे, और उस समय में लिखित साधन उपलब्ध हो गया था। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आदि इतिहास में की जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आदि ऐतिहासिक काल में कौन से आ जाएंगे? हड़प्पा संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृतियां आ जाएंगी। ठीक है, पाश्चात्य इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ था। पाश्चात्य जो पुराने हमारे पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि जो हमारे यहाँ पे भारतीय लेखन कला उतनी पुराने समय में, प्राचीन समय में अनभिज्ञ थी, मतलब किसी को नॉलेज नहीं था कि कैसे हिस्ट्री को रिटर्न करते हैं। और आज तक हमें पता है कि हमारा प्राचीन इतिहास जो भी लिखा गया वो एक तिथि कर्म के अनुसार नहीं लिखा गया है, वो एक युग कर्म के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, ये मैं आपको आगे में बताऊंगा। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीकात ए हिंद, आपको यहाँ पर याद रखना है कि अलबरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तहकीकात ए हिंद
में लिखा है कि हिंदू ऐतिहासिक तिथि क्रम के प्रति उदासीन थे। अब ऐतिहासिक तिथि क्रम के उदासीन मतलब है कि उन लोग तिथि क्रम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ये किसने कहा था? अल-बरूनी ने कहा था। उनसे जब कोई ऐतिहासिक बात पूछी जाती है तो वे उत्तर नहीं देते और कहानियां गढ़ने लगते हैं। तो उनका वे अपने पुस्तक में लिखे हैं कि अगर कोई भी भारतीय या फिर पुराने प्राचीन लोगों से पूछे कि आपके इतिहास के बारे में क्या जानकारी है, तो कुछ वो तिथि नहीं बताते हैं और वे कहानियां बनाने लगते हैं अपने मन से। ठीक है, ये कहा गया था उनके द्वारा। अब लेकिन फिर भी लिवी, टेसिटस और हेरोडोटस आदि ने जो लेखन कार्य किया वह आधुनिक इतिहास से निकटता का संबंध रखते हैं, परंतु फिर भी पाश्चात्य लेखन में कहीं कहीं काल्पनिकता देखने को मिलती है। अब जो हमारे इतिहासकार थे लिवी, टेसिटस और हेरोडोटस, वे कुछ हद तक आधुनिक इतिहास से अपना इतिहास लेखन को रिलेट करते हैं, मगर उनका ज़्यादातर चीज़ें काल्पनिक माना जाती है। ठीक है, यद्यपि कई भारतीय इतिहासकार भी सिर्फ कल्हण की जो पुस्तक थी राज तरंगिणी को ही आधुनिक इतिहास के करीब मानते हैं। और कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो भारतीय इतिहासकार थे कल्हण, और उनकी जो पुस्तक लिखी गई थी राज तरंगिणी, उन्हें माना जाता है कि वह एक आधुनिक इतिहास के रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राचीन ऐतिहासिक इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत थे। तो मैंने इस पर आपको चार्ट बना के समझाया ताकि आपको इससे बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमें किस जगह से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैंने स्रोत को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है हमारा अभिलेख आ जाते हैं, जो कि अशोक द्वारा कितने सारे अभिलेख भी गढ़वाए गए थे। फिर सिक्के हैं, है ना, जो भी शासक अपने द्वारा सिक्के चलाए थे उससे उनकी जानकारी, उनके काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर स्मारक हो जाते हैं, अवशेष, मृतभांड, मूर्तिकला और चित्रकला, ये आपको पुरातात्विक स्रोतों में आ जाती हैं। और साहित्यिक स्रोत आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक धार्मिक, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में कौन से आ जाते हैं हमारे स्रोत? तो वैदिक साहित्य है, फिर आपका सूत्र साहित्य है, उपवेद है, स्मृति साहित्य है, पुराण साहित्य है, महाकाव्य है, बौद्ध साहित्य है, सिंहली साहित्य और जैन साहित्य है। ठीक है, फिर धर्मनिरपेक्ष में कौन आ जाते हैं? जातक कथाएं आ जाती हैं, अर्थशास्त्र आ जाते हैं, फिर वैज्ञानिक साहित्य है, फिर गणित है, विज्ञान है और आयु विज्ञान भी हैं। और फिर विदेशी साहित्य में आते हैं, यूनान और रोमन लेखन आ जाते हैं, चीनी लेखन, अरबी लेखन, फिर फारसी। मैंने आपको ये दूसरे वीडियोस में अरबी लेखन, चीनी लेखन आपको सारी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज मैं मेनली आपको 2 स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको मैं पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक साहित्य में क्या आता है। तो वैदिक प्राचीन भारत का अधिकांश साहित्य धार्मिक था। ठीक है, प्राचीन भारत में अधिकांश आपका साहित्य किसमें था? धार्मिक साहित्य में ही था, परंतु धर्म के अंतर्गत भारतीय जीवन के सभी पक्षों का संलग्न मिलता है, अतः इन धर्म ग्रंथों में तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। तो इन धर्म ग्रंथों में तत्कालीन आपका समाज का जानकारी भी मिल जाता है। ठीक है, और वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा था अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे आपको पुराना माना जाता है। ऋग्वेदिक संहिता वेदों में सर्वाधिक प्राचीन थी। वे संस्कृत की विद्युत धातु से बना था। ठीक है, संस्कृत में बना हुआ था, जिसका अर्थ है जानना। ऋग्वेद का अर्थ है जानना। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता जो वेद व्यास को माना जाता है, वेदों को जो पूरा एक जगह कंपाइल किए थे उनका नाम क्या कहा गया था? वेद व्यास कहा गया था। ठीक है, जबकि कुछ लोग वेदों को औपनिवेश या देवकृत मानते थे, मतलब देवकृत मतलब देवों के द्वारा लिखा गया मानते थे कुछ लोग। ठीक है, इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब ऋग्वेद की रचना कब से कब मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऋग्वेद में जो लेखन मिलता है वह ऋचाओं के रूप में संकलित है, ऋचाओं के रूप में मिलता है। इसमें 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 8 अष्टक व 1028 सूक्त हैं। ये अब डाटा याद रखिएगा। सूक्तों का लेखन जिन्होंने किया उनमें विश्वामित्र हैं, वामदेव हैं, अत्रि है, भारद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं, गृतस्यद है, और ये सब प्रमुख जो राइटर हैं वहाँ के ऋग्वेद में, उन लोगों ने लिखा है इसमें। ठीक है, यह भी माना जाता है कि स्त्रियाँ भी इस समय वहाँ पे आपका इतिहास लेखन में ऋग्वेद में बहुत ही सहायता दी थी और यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण भी था। ठीक है,
ऋग्वेद में दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएं सबसे अधिक पुरानी है। अब ऋग्वेद में जो दूसरा और सातवां मंडल है वो सबसे पुराना, ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल कौन से हैं। आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस दे देंगे तो उसमें आपको दिखना है कि दूसरा और सातवां कौन है मेरा, ठीक है। जबकि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया, मतलब पहला अंत में जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि सबसे न्यू है पहला और 10वां, ठीक है। एक स्थान पर जो 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है वे आपका ऋग्वेद में ही इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसमें राजा सुदास और पुरु का कबीले के बीच में लड़ाई होती है और उनके राजा आपका जो उसमें होता है सुदास, उनका विजय होता है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का हम लोग काल कब से कब मानते हैं, 1000 से 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल जो आपका वैदिक काल है वे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी, ठीक है। सामवेद में हमें सुर का ज्ञान मिलता है, जो कि संगीत का ज्ञान मिलता है, जो देव के बीच में संगीत कार्यक्रम होते थे उनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में हमें यज्ञों के बारे में ज्ञान मिलता है कि कैसे यज्ञ करने से देवताएं खुश हो जाते हैं हमसे। और महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाएं में से केवल 5 ही उपलब्ध है हमारे पास अभी, जिनमें आपको मैंने यहाँ नाम मेंशन कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। और जो इसके लेखक कौन थे, महर्षि पतंजलि थे, ठीक है। और यजुर्वेद को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और यजुर्वेद को भाषा शास्त्र है उसका प्रथम ग्रंथ माना भी जाता है, ठीक है। अथर्ववेद में आपका क्या होता है, ये एक जादू टोना और आपका जंतर मंत्र आदि से रिलेटेड था। तो ये अथर्ववेद में आपका जो भी होता है भूत पिशाच के बारे में रिलेटेड ही बातें कही गई हैं, ठीक है। इसमें 20 कांड और 731 मंत्र हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आपको जैसा मैंने बताया कि जंतर मंत्र वाली बातें थी अथर्ववेद में। अब एक नोट करने वाली बात है जो मुझे लगा, तो प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथों की कल्पना आज से कुछ विभिन्न थी, और जैसा कि मैंने कहा कि वे तिथि कर्म में विश्वास नहीं रख के युग परंपरा में विश्वास करते थे, इसीलिए हमारे इतिहास को तिथि कर्म में एक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और उन लोगों ने युग के हिसाब से हमारा इतिहास को लिखा है। तो यही कारण है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में तिथियों और तारीखों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए तिथि कर्म से लिखा हुआ इतिहास उपलब्ध हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्राचीन भारत के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत का भी महत्व स्थान है। अब साहित्यिक स्रोत का बहुत अच्छा स्थान है, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, और फिर जैन धर्म के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे हमारे साहित्य हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के, जिसमें धार्मिक ग्रंथ भी हैं, उसमें हमारी जानकारी मिलती है। और किसका जानकारी मिलता है, तो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन के बारे में उससे हमें जानकारी पूरी मिलती है, ठीक है। भारत में सभ्यता का प्रकत्व सिंधु घाटी में ही हुआ था, और शीघ्र ही यह सभ्यता गंगा की घाटी तथा गुजरात से होती हुई दक्षिण तक फैल गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञों एवं कर्मकांडों को समझने के लिए हुई गई थी, ठीक है। कैसे यज्ञ होते हैं उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया था। और ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक साहित्य संहिताओं की व्याख्या गद्य के रूप में की गई थी, और प्रत्येक वेद का एक अपना अपना ब्राह्मण है, ठीक है। और आरण्यक के ब्राह्मणों के बाद इनका स्थान आता है, इनको वन में बैठकर पढ़ा जाता है, इनकी संख्या 7 है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है हमारे पास, 7 है। उसका आता है उपनिषद। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान उपनिषद का अर्थ है, ठीक है। अतः उपनिषद एक ऐसा रहस्य है जिसे गुरु के समीप ही बैठकर समझा जा सकता है, ठीक है। उपनिषद में दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है, दार्शनिक जो भी है उसका विचारों का पूरा एक जगह कंपाइल में आपको पूरा मिलेगा जानकारी वहाँ पे। और इस केन कट मंडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कोशितकी, मुंडक आदि प्रमुख उपनिषद हैं, ठीक है। और भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से आपको मिलता है। तो सत्यमेव जयते किससे मिलता है हम लोग को, मुंडक उपनिषद से मिलता है। ये सब पूरा कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बता रहा हूँ। अब उसके बाद आता है सूत्र साहित्य। अब वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य के अंतर्गत वेदांग की संख्या 6 है। और सूत्र साहित्य में कौन सा आता है, वेदांग, और वेदांग 6 है। और ये वेदांग को आपका भाषा व्याकरण को पढ़ने में यूज किया जाता है। और ये वेदांगों की 6 जो आपकी है वे कौन कौन थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, ठीक है। इसका आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे ही पूछता है, ठीक है। इनमें गृह सूत्र, कल्प सूत्र और धर्म सूत्र है,
ठीक है। सूत्र साहित्य में कौन कौन से? गृह सूत्र, कल्प सूत्र और धर्म सूत्र। तो गृह सूत्र को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। गृह सूत्र में आपको गृहस्थ जीवन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और धर्म सूत्र में आपको धार्मिक ज्ञान के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। और कल्प सूत्र में वैदिक कर्मकांडों को विधि विधान से करने की विवरण मिलता है, जैसे कि कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं तो उसको कैसे विधि विधान से करेंगे उसकी आपको उसमें पूरा जानकारी मिलता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका स्मृति शास्त्र। सूत्र साहित्य के बाद ही आपका स्मृति शास्त्र आया, ठीक है। इसमें मनुस्मृति व यज्ञ वकल्य स्मृति सबसे प्राचीन है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संबंधी जानकारी मिलती है। तो स्मृति शास्त्र में आपको मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मनुष्य के करने योग्य क्या है क्या नहीं है उसके बारे में इसका पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। और 200 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी तक मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। तो इसका आपका काल दे दिया गया है कब इसकी रचना हुई। और इसके अलावा नारद, पारस्य, बृहस्पति, कन्यायन, गौतम, सर्वत्र, हरिण, अंगिरा आदि स्मृतियों का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया गया है कि आसपास में कौन सा काल क्रम था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक हिस्ट्रियोग्राफी का समझ में आ रहा होगा। और इसका मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और मैं आपका एक इसीलिए कंपाइल वीडियो लाया हूँ और इसको इसीलिए 2 पार्ट में लाया हूँ क्योंकि आपको एक ही बार में पूरा टॉपिक लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरिंग लगेगा। इसीलिए आप इसका मैं आप एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि मैंने 2-3 किताब से इसका नोट्स बनाया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे लोग भी आगे इसके बारे में जानकारी ले सके। सो थैंक यू।